हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में देखिए हम लोग पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम। इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम आज हम लोग उसका थोड़ा एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए हम लोगों ने देखा था कि वी वर गिवन टू बॉडी सिस्टम, ठीक है, और टू बॉडी सिस्टम का हम लोग को R1 R2 मतलब जो मासेस का पोजीशन था दो बॉडीज का, दोनों बॉडी का मास m1 और m2 था एंड देयर पोजीशन वर डिस्क्राइब्ड बाय R1 एंड R2, ठीक है। तो द प्रॉब्लम वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग R1 R2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, R1 R2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग को इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था m1 m2 का, वो इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट आया था हम लोग का, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा मैनिपुलेशन किया था। मैनिपुलेशन करके हम लोग ये इक्वेशन पे आ गए थे, ठीक है। अब इस इक्वेशन का कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था यहाँ पे रेड लाइन से, ठीक है। देन वी सॉल्व दिस इक्वेशन जो कि थोड़ा सिंपलर था उसके कंपैरिजन में। जो आपका पहले इक्वेशन 1 और 2 था उसके कंपैरिजन में इक्वेशन 3 थोड़ा सिंपल था। हम लोगों ने सॉल्व कर RT निकाल लिया था, बट हम लोग का ऑब्जेक्टिव तो पोजिशन ऑफ m1 m2 निकालना था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वी जनरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वी गॉट R1 R2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। वी डिड अप टिल दिस इन लास्ट क्लास, ओके। मोशन ऑफ डबल स्टार्स। देखिए अगर थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी में आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपने सुना होगा डबल स्टार क्या होता है। डबल स्टार बेसिकली इट इज system of two stars of comparable masses। मतलब यूनिवर्स में ऐसा कई जगह पाया जाता है कि यू हैव टू स्टार्स, एक स्टार लेट्स से 2m मास का है और एक स्टार लेट्स से m मास का है, ठीक है। मतलब वी हैव टू स्टार्स ऑफ कंपेरेबल मासेस, मतलब एक का मास अगर m है तो दूसरे का लेट्स है 1.5 m या 2m या 3m ऐसे होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक स्टार का मास m है तो दूसरे का मिलियन टाइम्स m है, तो दैट इज नॉट डबल स्टार, ठीक है। डबल स्टार्स आर बेसिकली सिस्टम टू स्टार्स ऑफ कंपेरेबल मासेस। अगर मास सेम होगा देन दैट सिस्टम ऑफ डबल स्टार इज कॉल्ड बाइनरी स्टार्स। दैट सिस्टम ऑफ डबल स्टार इज कॉल्ड बाइनरी स्टार, उसको बाइनरी स्टार बोलते हैं, okay। So if the masses are equal we call them binary stars। So binary stars are basically special case of double stars, ठीक है, okay। So we find that if we observe these systems we find that ये 2m कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, let's go। हाँ, तो हम लोग पाते हैं यूजुअली कि डबल स्टार जो है वो एक दूसरे के अबाउट तो रिवॉल्व नहीं करता है, but they are revolving about some common point, and that common point is basically center of mass. They revolve around their common center of mass. We find them revolving around their common center of mass. तो इस मोशन को थोड़ा समझा जाए, how they why they are revolving around common center of mass, इसको हम लोग समझेंगे। और इसको समझने के बाद हम लोग देखेंगे कैसे, मतलब why sun is at rest in sun and earth system। जैसे हम लोग देखते हैं sun and earth system, sun rest पे मानते हैं, अर्थ मूव्स अराउंड सन। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। जो हम लोग यहाँ पे नॉलेज एक्वायर करेंगे उसी को हम लोग यूज करके समझेंगे कि वाई अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, ठीक है, वाई वी हैव मून मूविंग अराउंड अर्थ, वाई वी हैव इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड प्रोटॉन इन केस ऑफ एच एटम। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि हाउ दे आर अपीयरिंग ए स्पेशल केस ऑफ द जर्नलिस्टिक डिस्कशन दैट वी डू ओवर हियर, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ डबल स्टार and we will make use of the concept which we have learned in the last video। equivalent one body system में जो हम लोग ने पढ़ा है उसी का हम लोग यूज करते हुए, इस चीज का यूज करते हुए हम लोग उस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। so we have double stars। सपोज कोई एक स्टार का मास 2m है और दूसरे का मास m है, ठीक है। इसको हम लोग लेट्स कॉल इट 1 and this is 2, ठीक है। So first of all this is a two body system,
ये टू बॉडी सिस्टम है, दो बॉडीज है इसके सिस्टम के अंदर। अब मैंने आपको बताया था इन सेंट्रल फोर्स व्हेनेवर वी कम अक्रॉस टू बॉडी सिस्टम वी फर्स्ट कन्वर्ट इट टू ए सिंगल बॉडी सिस्टम। द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स बड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, ठीक है। तो सिंपलर मैथमेटिक्स थोड़ा सिंपल हो जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टू बॉडी सिस्टम को हम लोग सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए पहला काम क्या करेंगे, कॉमन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। वी विल फाइंड सेंटर ऑफ मास फर्स्ट। सपोज को यहां पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। ये दूरी मान लो r है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स। सो लेट्स फाइंड द कॉमन सेंटर ऑफ मास, राइट। सपोज को दिस इज रेफरेंस एंड वी नो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या है, तो इसको यूज कर लेते हैं। ये रेफरेंस है, तो दूसरा बॉडी जो है r दूरी पे है। सो वी विल बी यूजिंग दिस टू गेट द सेंटर ऑफ मास। अब देखिए आई हैव टेकन दिस एज m1 एंड दिस एज m2, तो इट विल बी m इनटू रेफरेंस से मेजरमेंट करेंगे सारा डिस्टेंस r प्लस 2m इंटू 2m तो रेफरेंस लाइन पे ही है 0, सो इट कम्स टू बी r/3, यानी सेंटर ऑफ मास जो होगा वो रेफरेंस है r/3 डिस्टेंस पे होगा। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो रेफरेंस है r/3 डिस्टेंस पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दिस इज टू बॉडी सिस्टम, हम लोग को इसको सिंगल बॉडी सिस्टम में एक हाइपोथेटिकल सिंगल बॉडी सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग दिस, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, वी डिफाइन फर्स्ट r वेक्टर। r वेक्टर क्या है, r वेक्टर इज वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, ठीक है। वेक्टर फ्रॉम m2 to m1, दिस इज योर r वेक्टर। लेकिन हम लोग को जब हाइपोथेटिकल सिंगल बॉडी सिस्टम ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ द वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। यही वेक्टर को हम लोग सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड वी विल प्लेस रिड्यूस्ड मास ओवर हियर। We will place reduced mass over here, right? Reduced mass यहां पे क्या हो जाएगा, this is m into 2m plus, so it is 2m/3, तो reduced mass हो जाएगा आपका 2m/3, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, हाइपोथेटिकल वन बॉडी सिस्टम में जो रिड्यूस मास है उसका इक्वेशन ये था, आप याद करो, इट वाज म्यू r डबल डॉट इक्वल्स टू F12, where F12 was distance, the force which 1 and 2 are exerting on each other, force between 1 and 2, ठीक है। तो ये आपका डबल स्टार सिस्टम है और उसका कोरस्पॉन्डिंग वन इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम हम लोगों ने यहां ड्रॉ कर दिया है। वी हैव ड्रॉन द कोरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम। इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम पेपर पे है, कागज पे है, ठीक है। और एक्चुअल जो सिस्टम है वो डबल स्टार का सिस्टम है। ये हमने हाइपोथेटिकल सिस्टम पेपर पे ड्रॉ किया है, ठीक है। सो दैट क्योंकि यहां पे टू बॉडी सिस्टम में ये जो इक्वेशन है थोड़ा सिंपल आ जाता है, तो आर निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए म्यू पे एक फोर्स लग रहा है F12 एंड अंडर द एक्शन ऑफ F12 सपोज आफ्टर टाइम t दिस म्यू गोज ओवर हियर, ये म्यू यहां चला गया सपोज करो, ठीक है। तो आर वेक्टर आपका ये हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी आर वेक्टर, ठीक है। अब m और 2m कहां जाएगा फिर, अगर मान लो आफ्टर टाइम t अंडर द एक्शन ऑफ F12 if this reduced mass moves from here to here, ठीक है, then where will be m and 2m? एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो सेंटर ऑफ मास से म्यू तक का जो वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास से रिड्यूस्ड मास तक का वेक्टर है r, वही वेक्टर 2m से m तक का भी है, वही वेक्टर 2m से m तक का भी है। और दूसरा चीज सेंटर ऑफ मास फिक्स है और सेंटर ऑफ मास 2m और m के बीच का जो लाइन है उसी पर लाई भी करना है। दो चीज समझिए, एक तो ये जो r वेक्टर है
दिस इज सेम वेक्टर फ्रॉम 2m टू m ऑल्सो। जो सेंटर ऑफ मास से म्यू तक का वेक्टर होता है वही वेक्टर m2 से m1 तक का भी होता है। ठीक है, वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं ना, मतलब पैरेलल टू इटसेल्फ। तो मतलब m और 2m भी जो है इसी वेक्टर के अलोंग लाई करेगा, इसी वेक्टर के अलोंग लाई करेगा। और दूसरा चीज कि सेंटर ऑफ मास जो है इट मस्ट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2m एंड m। इसका मतलब यह है कि m और 2m भी जो होगा इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो एंड सी एंड द वेक्टर r इज सेम, जो सेंटर ऑफ मास से म्यू तक का वेक्टर है वही वेक्टर आपका 2m से m तक का भी है। इसका मतलब यह है कि m विल मूव ओवर हियर और 2m यहां चला जाएगा। मतलब थोड़ा सा और इसको बढ़िया ड्रा करते हैं। सपोज करो कि ये जो रिड्यूस मास है वो यहां चला गया। सो दिस इज अ वेक्टर r वेक्टर नाउ, सेंटर मास से म्यू तक का। अब चूंकि यही वेक्टर 2m से m का भी है, इसका मतलब सेंटर मास 2m और m के बीच के लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, बिकॉज लीनियर कॉम्बिनेशन है जी। देखो कहां लिखा, आप वेक्टर अलजेब्रा अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो यहां से बहुत क्लियर हो जाएगा कि जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो r1 r2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो r1 r2 जो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका लाइन ज्वाइनिंग पे ही RCM का टिप लाई करेगा। ये वेक्टर अलजेब्रा का सिंपल थ्योरम है कि एनी लीनियर कॉम्बिनेशन टू वेक्टर, टू पोजीशन वेक्टर्स will always, the tip of a vector which is linear combination of two position vector will always lie on somewhere on the line joining the tip of r1 and tip of r2। अगर नहीं ध्यान है तो एक बार मैथ्स का किताब खोल के देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। और ऐसे भी हम लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे कि दो मासेज हैं तो उनका सेंटर मास कहीं ना कहीं उनके बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, यानी सेंटर मास तो यही रहना है, सेंटर मास तो चेंज नहीं कर रहा है और सेंटर मास दोनों m और 2m के बीच में ही लाई करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सेंटर मास अगर यही है और r वेक्टर जो है वो वेक्टर 2m से m का भी है, तो इसका मतलब सिर्फ ये तभी हो सकता है जब m आपका यहां आ जाए और 2m यहां आ जाए। ये ऐसे मूव कर गया और ये ऐसे मूव कर गया। मान लो थोड़ा देर बाद ये यहां चला गया, सपोज करो, तो ये आपका r वेक्टर हो जाएगा और उस केस में m आपका यहां चला जाएगा और 2m यहां चला जाएगा। समझे? इसको रेड से हम डिनोट करते हैं, ये हाइपोथेटिकल सिस्टम है। ठीक है, अब कुछ देर बाद मान लो ये इधर चला गया, तो उस केस में आपका r वेक्टर अब ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब है कि m यहां होगा और 2m इस जगह होगा। ठीक, मान लो ये एक बाउंडेड ऑर्बिट कंस्टिट्यूट करता है, इसका मोशन एक सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, तो उस केस में 2m आपका इस टाइप से मूव करेगा और m आपका इस टाइप से मूव करेगा। बट हमेशा ये एक दूसरे का ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट रहेगा एंड दे विल बी रिवॉल्विंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। They will be revolving around their common center of mass। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, alright। So this is how double star moves। इस तरह से डबल स्टार मूव करता है। ठीक है, डबल स्टार moves like this। And what will happen if it is binary star? What will happen if it is binary star? देखिए, बाइनरी स्टार होगा तो उस केस में आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, मतलब दोनों के मिड पॉइंट पे आ जाएगा। अगर m है और ये m है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो अब तो सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर गया जी, बिल्कुल यहां पे। ठीक है, इनका जो इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा और ये mm हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी m into m, so this is going to be m by 2। ठीक है, ये रिड्यूस मास हो जाएगा। तो रिड्यूस मास अगर ऐसे मूव कर रहा है तो उस केस में ये जो आएगा इस टाइप से ऐसे मूव करेगा।
ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा, मतलब सेम ऑर्बिट रहेगा बट हमेशा ही एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, ठीक है। कॉमन सेंटर ऑफ मास के बाद मूव करते रहेंगे, मतलब आप समझ लो ये आपका 1 है और ये आपका 2 का मोशन है। कॉमन सेंटर मास उनका मिड पॉइंट पे आ जाएगा और इस टाइप से मूव करेंगे। ये बाइनरी स्टार, दिस इज बाइनरी स्टार, ठीक है, दिस इज बाइनरी स्टार, ओके। अब इसी चीज को हम लोग देखिए यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाई इन अ सन एंड अर्थ सिस्टम सन इज रिगार्डेड एट रेस्ट and why in earth and moon system we regard earth to be at rest, and why in case of H atom we take proton to be at rest, we take proton to be at rest. Let's try to understand this, ठीक है, let's try to understand why in sun and earth system sun is regarded at rest, why in earth and moon system earth is regarded at rest, and why in H atom we take proton to be at rest. इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों ने डबल स्टार में देखा कि जो आपका दोनों स्टार है 2m और m का, दे आर मूविंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, दे मूव अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, और कहीं आपका ये म्यू है, ठीक है। अगर मान लो आई टेक इट एज सन एंड आई टेक दिस एज अर्थ, अब क्या होगा? वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास? अगर हम लोग यहां पे मास ऑफ सन ले लें और इसको मास ऑफ अर्थ ले लें, डबल स्टार में हमने ये देखा इफ यू हैव 2 सेलेस्टियल बॉडीज, 2 सेलेस्टियल बॉडीज होंगे तो वो कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। बट मान लो एक बॉडी सन हो जाए और एक बॉडी अर्थ हो जाए, अब क्या होगा? इफ आई टेक वन एज सन एंड द अदर एज अर्थ, तो इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम पहले बना ले। लेट्स टेक ए इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम, मास ऑफ सन एंड दिस इज अर्थ, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। तो आपको मैंने बताया कि व्हेनेवर यू हैव इन डबल स्टार, दोनों स्टार कॉमन सेंटर ऑफ मास के ओर मूव कर रहा है, तो ये भी कॉमन सेंटर ऑफ मास के ओर मूव करेंगे, बट कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा कहां? देखिए आरसी हम लोग निकालते हैं, दिस इज द फार्मूला, ठीक है। अब आपका फर्स्ट बॉडी जो है वो सन है और सेकेंड बॉडी अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज मास ऑफ सन and position of RS, and this is mass of earth, right? So if I divide numerator and denominator by mass of sun, you know mass of sun is extremely large compared to mass of earth. सन का मास जो है अर्थ का मास से बहुत ही बड़ा है, उस केस में आई विल टेक इट एज 0. सो सेंटर मास लाइज ऑन सन इटसेल्फ. सेंटर मास जो है सन पे ही लाई करेगा, ठीक है. सेंटर मास फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज गोइंग टू लाई ऑन सन. और कॉन्सेप्ट क्या था कि दोनों कॉमन सेंटर मास का मूव करेंगे, तो कॉमन सेंटर मास तो सन पे ही चला गया, इसका मतलब सन नहीं रिवॉल्व करेगा. सन विल नॉट बी रिवॉल्विंग. ऑलराइट, सन जो है रिवॉल्व नहीं करेगा. कॉमन सेंटर मास विल लाई ऑन सन ओनली, सो इट विल बी अर्थ ओनली विच विल बी रिवॉल्विंग. ठीक है. तो अर्थ जो है सन के, क्योंकि कॉमन सेंटर मास ऑफ सन पे ही लाई कर गया, यानी सन विल बी एट रेस्ट. ठीक है, सन विल बी एट रेस्ट. It will be earth which will be revolving on the common center of mass which is lying on sun only. अर्थ भी कॉमन सेंटर मास पे रिवॉल्व करेगा, सन भी कॉमन सेंटर मास के ऊपर रिवॉल्व करेगा, लेकिन सन पे ही कॉमन सेंटर मास लाई कर गया तो सन तो रेस्ट पे आ गया, और अर्थ जो है कॉमन सेंटर मास विच इज सन उसके ऊपर रिवॉल्व करेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये चीज? ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम भी बना लेते हैं इसका. इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम बनाएंगे तो आपका सेंटर मास तो यही आ गया,
सेंटर ऑफ मास तो यही आ गया आपका। अच्छा, रिड्यूस मास कहां होगा? पहले तो रिड्यूस मास का वैल्यू बताइए क्या होगा। सो दिस विल बी सिंपली एमई। रिड्यूस मास जो होगा वो एमई ही होगा, मास ऑफ अर्थ होगा। आप पोजीशन क्या होगा उसका? फ्रॉम 1 to 2, सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस पे, और r इज ऑल्सो ए वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। भाई आप इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम में r वेक्टर कहां से ड्रा करते थे? सेंटर ऑफ मास से ड्रा करते थे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से r वेक्टर ड्रा कर लिया। ये टिप कहां लाई करेगा? सन पे लाई करेगा, क्योंकि ये पोजीशन यहां पे, मतलब r वेक्टर वाज आल्सो वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 भी था, अब 1 पे ही सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से भी r वेक्टर लगाएंगे तो उसका टिप जो है अर्थ पे ही लाई करेगा, और रिड्यूस मास भी मास ऑफ अर्थ के बराबर है। यानी इसका मतलब यह है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस सन एंड अर्थ सिस्टम इज ए सिंगल बॉडी सिस्टम। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सन एंड अर्थ सिस्टम इज ए सिंगल बॉडी सिस्टम, ये सिंगल बॉडी सिस्टम है। सेम चीज अप्लाई कर देंगे हम लोग अर्थ और मून के लिए भी। अर्थ और मून के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। अर्थ एंड मून के केस में भी मास ऑफ मून जो है वो बहुत छोटा है मास ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, या मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज कंपेयर टू मास ऑफ मून, तो यही चीज अप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड सेम थिंग विल बी अप्लाइड फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। सेम थिंग इज गोइंग टू अप्लाई फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये चीज? वाई वी आर रिगार्डिंग sun to be at rest in sun and earth system, and earth to be at rest in earth and moon system, and proton to be at rest in proton electron system. एक और कई बार आपको सवाल आता है पॉजिट्रॉन के ऊपर। वी हैव क्वेश्चन पॉजिट्रॉन। देखिए, पॉजिट्रॉन क्या है? यू हैव पॉजिट्रॉन, मतलब H एटम में प्रोटॉन के जगह पे पॉजिट्रॉन यूज कर लेते हैं, E प्लस। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन इज E प्लस, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सकल सूरत सब कुछ सेम, बस चार्ज का फर्क है। सकल सूरत दोनों का सेम है। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, मास सेम होगा। ठीक है, मास सेम होगा, दीज ऑल थिंग्स आर सेम, बस चार्ज का फर्क हो जाए। एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल है, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, आगे जब हम लोग पार्टिकल फिजिक्स में पहुंचेंगे बहुत दिन बाद तो पढ़ेंगे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बीच का क्या होता है। तो आप देखिए पॉजिट्रोनियम नॉट पॉजिट्रॉन, Positronium is basically the species consisting of positron and electron. It is a species hypothetical species है consisting of positron and electron. ठीक है, अब देखिए जब आपका केस था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो उस केस में क्या था कि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा था, मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत अधिक था, तो सेंटर मास प्रोटॉन पे लाई कर रहा था। ठीक है, और रिड्यूस मास का पोजीशन वाज सेम एज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस वाज ए काइंड ऑफ सिंगल बॉडी सिस्टम। बट द सेम थिंग हम लोग सेम थिंग यहां पर नहीं बोल सकते हैं। अब यहां मास तो इक्वल हो गया, तो बाइनरी स्टार की तरह हो गया ना, ये बिल्कुल बाइनरी स्टार की तरह हो गया। तो यहां पे सेंटर मास कहां होगा? यहां होगा, और इनका मोशन कैसे होगा? अबाउट देयर कॉमन सेंटर मास, अबाउट देयर कॉमन सेंटर मास, इस टाइप से मोशन होगा। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? कई बार एग्जाम में आपको इसका एनर्जी लेवल भी निकालने को आता है, एनर्जी लेवल भी निकालने को आता है, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉजिट्रोनियम एक स्पीसीज है, एक मोनिक एटम भी बोलते हैं। मोनिक एटम सबका एक ही साथ एनर्जी निकाल लेंगे। मोनिक एटम में क्या होता है? वी हैव प्रोटॉन and in place of electron we have muon. In place of electron we have muons. Muon basically, mass of muon is mu minus,
mu minus is basically 210 times me. ठीक है, क्या अभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटॉन विल बी एट रेस्ट? नो. व्हाई? बिकॉज नाउ प्रोटॉन इज नॉट वेरी लार्ज. प्रोटॉन का मास बहुत अधिक नहीं है मुओन से, जैसे H एटम में था कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास से बहुत ही अधिक था. बट अब ये चीज हम लोग नहीं बोल सकते हैं. अब ये चीज हम लोग नहीं बोल सकते हैं. यहां पे प्रोटॉन का मास मुओन के मास से 8 गुना होगा, 8.5 टाइम्स, 8.5 टाइम्स रफली. सो दैट इज नॉट, वी कैन से कि मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी लार्ज कंपेयर टू मास ऑफ मुओन. ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं. तो यहां पे क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास प्रोटॉन पे लाई नहीं करेगा, प्रोटॉन के नजदीक लाई करेगा. और इस केस में मोशन कुछ ऐसा होगा. इस केस में मोशन कुछ इस टाइप का होगा. ठीक है, कॉमन सेंटर ऑफ मास के ओर मूव करेगा. अब इन सभी का अगर एनर्जी लेवल निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? इन सभी केसेस में आप एक इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, इस इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम का हम लोग एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं. तो हम लोग जो बोर मॉडल का अजम्पशन है उसको यूज कर लेंगे. जो इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम बनाए हैं आप, उसका एनर्जी लेवल निकाल लेंगे. इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम का जो एनर्जी होगा वही टू बॉडी सिस्टम का भी होगा, क्योंकि एक्चुअल सिस्टम तो टू बॉडी है, इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम तो हाइपोथेटिकल सिस्टम है. ठीक है, तो हम लोग इन सभी इसके लिए भी इस टाइप का एक इक्विवेलेंट वन बॉडी सिस्टम बना सकते हैं. अनलेस यूज द बोर assumptions. बोर assumption क्या था? बोर assumption था कि the angular momentum is nh by 2 pi and the be used to do what? मान लो यहां पे प्रोटॉन ले लिया है हमने, तो इसे Z is say the charge of proton. जो म्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो तो वही है ना जो प्रोटॉन और मुओन के बीच में है. मतलब दो m1 m2 के बीच में जो फोर्स है वही फोर्स म्यू पे भी लगता था ना हमारा. दिस इज सेम एज द फोर्स बिटवीन 1 and 2. तो फोर्स बिटवीन 1 and 2 क्या था? कूलम्बिक फोर्स. ठीक है, तो यहां पे मतलब हम जेड इसलिए ले रहे हैं कि आई वांट टू यूज द सेम फार्मूला फॉर लिथियम प्लस एंड लिथियम 2 प्लस एंड हीलियम प्लस आल्सो, है ना. हीलियम प्लस एंड लिथियम 2 प्लस, हाँ, सेम फार्मूला यूज करना चाहते हैं. अगर इसको हम लोग मुओनिक एटम में यूज करेंगे तो जेड को 1 ले लेंगे, पॉजिट्रोनियम में यूज करेंगे तो जेड को 1 ले लेंगे, हाइड्रोजन एटम में जेड को 1 ले लेंगे. ठीक है, तो एक जर्नलिस्टिक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, और जो सेकेंड पार्टिकल है वो तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है उसका. तो ZE इंटू E Q1 Q2 बार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेंगे म्यू V स्क्वायर बाई R. तो ये आपका एक अजम्पशन हो गया, एक दूसरा अजम्पशन हो गया. ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट V एज JD स्क्वायर. याद है हमको तो हम लिख दिए, आप कर लेना इसको. ठीक है, टाइम सेव होगा. और R जो था वो हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई म्यू JD स्क्वायर. मतलब आई एम टीचिंग ऑल दिस थिंग्स फॉर 20 years, तो सब कुछ जो है ना दिमाग में फीड हो गया है. एनीवे, नॉट अ बिग डील. अब इसको सॉल्व करना आ जाएगा, यही आएगा. ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा. बात समझ लो, हम एक जनरल एनर्जी का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं जिससे आप पॉजिट्रोनियम का भी, मुओनिक एटम का भी एक, मतलब कई बार हम लोग मुओन को काओन से रिप्लेस कर देते हैं. काओन एक स्ट्रेंज पार्टिकल है. ठीक है, तो कॉनियम एटम बोलते हैं इसको. ठीक है, और यही फार्मूला जो निकालेंगे वही H एटम के लिए भी हो जाएगा, हीलियम प्लस के लिए हो जाएगा, लिथियम 2 प्लस के लिए भी हो जाएगा. सेम फार्मूला यूज हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ वी कैन फाइंड K. K is
n square h square epsilon naught square by, oh sorry, z square mu e4 by 8 square n square h square epsilon naught square. अगर p का फार्मूला ये कहां से आएगा, ये इसमें 1/2 म्यू वी स्क्वायर में v का वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। p क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, मतलब ये ऐसे लिखते हैं ना, ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इसमें r का वैल्यू पुट कर दोगे आप तो ये आ जाएगा z स्क्वायर म्यू ई 4 बाई ऐसे आ जाएगा। सो द एनर्जी इक्वेशन इज गोइंग टू बी P plus K, you add them, you'll be getting plus so this comes to be minus of ये एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा, जनरल इक्वेशन है। अब इसको यूज करके आप मतलब सारे ये सब वन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का या पॉजिट्रोनियम का या मुओनिक एटम का निकाल सकते हैं। फॉर एच एटम के लिए Z इज 1, म्यू क्या हो जाएगा, mass of proton, mass of electron. So this is what? This is Me, and we can take it as negligibly small. So this is simply Me. So in that case, your En is going to be Me(E4) by 8 square n square h square epsilon naught square. सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो you'll get 13.6 by n square eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फॉर पॉजिट्रोनियम या म्यू Z is 1 of course and mu is what, Me, so it's Me by 2, Me by 2, and your En will be simply Me E4 and 16, and this comes out to be minus 6.8, and this is very important, remember कई बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस पे, पॉजिट्रोनियम पे, वेरी फेवरेट फॉर IIT पीपल, ठीक है। Just keep in mind. Similarly, if I want to get energy for muonic atom, yeah, of course Z is 1 and mass of muon and mass of proton is, so mu is mass of muon, mass of proton by mass of muon plus mass of proton, और ये हो जाएगा 210 times Me, 1840 times Me, 210 times Me, और ये पूरा वैल्यू आप यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो pretty lengthy video, but you understand clearly the motion of double stars, binary stars, why sun is at rest in sun and earth system, why earth is at rest in earth and moon system, why proton is at rest in H atom. You understood the motion of classical motion of positronium,
We got the energy level for positonium, we got the energy for muonic atom, where we are replacing electron with muon in H atom and getting a hypothetical species. So all these things are very important, right? So we have constructed the framework, right? And not framework, these are the prerequisites. ये prerequisites है to study central force. मतलब ये सब आना चाहिए central force motion शुरू करने के पहले. So in the next lecture we will begin with central force in true sense. ठीक है? We got to know how we convert a two body system to a single body system. कैसे हम लोग two body system को single body system में convert करते हैं, और पूरा जो थ्योरी हम लोग सेंट्रल फोर्स का कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम लोग सिंगल बॉडी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए करेंगे. ठीक है? सेंट्रल फोर्स मोशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आप फिजिक्स में रियली कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो यू मस्ट अंडरस्टैंड सेंट्रल फोर्सेस. ठीक है? एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इफ यू वांट टू डू वेल इन फिजिक्स, इफ यू ट्रूली वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर को आप समझना चाहते हैं, जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, सारे फिजिक्स के लोगों का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव यही होता है, वी वांट टू अंडरस्टैंड नेचर. ठीक है? और नेचर को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है, नेचर तो किसी ने देखा नहीं, देखो, तो नेचर को समझने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, यू जस्ट अंडरस्टैंड द क्रिएशंस ऑफ नेचर. मतलब कोई आर्टिस्ट होता है तो आर्टिस्ट मान लो गायब है, ठीक है, तो उस आर्टिस्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका जो आर्ट्स है उसका एग्जीबिशन को विजिट कीजिए. किसी भी आर्टिस्ट का एग्जीबिशन विजिट करके आप आर्टिस्ट के बारे में काफी कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, बिकॉज उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो सोच है, उसका जो पर्सनालिटी है, वो उसके आर्ट में दिखता है. ऐसे ही इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गॉड, इफ यू वांट टू नो अबाउट गॉड, यू जस्ट ट्राई टू सी द क्रिएशंस ऑफ गॉड. नेचर के क्रिएशंस को देखिए. ठीक है? बाय स्टडिंग हिज क्रिएशंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हिज पर्सनैलिटी. नेचर के बारे में आप अधिक जान सकते हैं बाय स्टडिंग हिज सिस्टम्स. सेंट्रल फोर्स सिस्टम क्या है? ग्रेविटेशनल सिस्टम, कोलम्बिक सिस्टम, इट इज हिज सिस्टम. ठीक है? तो उसके सिस्टम को स्टडी करके आप यू कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट नेचर. सो ओके, दैट्स फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है? फिजिक्स. सो वी विल स्टडी सेंट्रल फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे. ठीक है?